नमो नारायण। वर्ल्ड ऑफ चित्रावस्थी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 26 जनवरी 1950 को हमको हमारा अपना संविधान तो मिल गया, लेकिन उसके लागू कराने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो हमारे कानून थे, इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और एविडेंस एक्ट, वो वही पुराने थे जो ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए बनाए थे। ब्रिटिशर्स के ने जो हमारे लिए कानून बनाए थे, उसका उद्देश्य उनका हमारा वेलफेयर नहीं था। उनका उद्देश्य ये भी नहीं था कि भारत की जनता को न्याय मिले। उनका उद्देश्य तो ये था कि इस देश पे किस तरीके से उनका आयरन ग्रिप बना रहे और किस तरह से वो शासन कर पाए। अब हमारा जो संविधान नया बना, वो एक तरीके से भारत की जनता के लिए बना था, भारत की जनता के ही वेलफेयर के लिए बना था। इसलिए कभी कभी जो कानून था और जो संविधान था, उनकी भावना के बीच में कहीं टकराव होता सा दिखाई देता था। बहुत बार ऐसा होता था, जो चीजें संविधान लागू कराना चाहता है वो इन कानूनों से लागू नहीं हो पाती थी। वैसे भी एक आत्मसम्मान युक्त स्वयंभू देश का अपना कानून तो होना ही चाहिए ना। देर से ही सही, 76 साल बाद हमारी भारत सरकार ने ये सोचा कि किया जाए, और उसकी सोच का और बहुत लंबी मेहनत का परिणाम ये हुआ कि इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और एविडेंस एक्ट क्रमशः भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल के नाम से हमारे सामने आए। इसके बाद दोनों सदनों में ये बिल पास हो गए। राष्ट्रपति जी ने इस पे मोहर लगा दी और ये कानून बन गए। ये कानून तो बन गए हैं, ये लागू भी हो गए हैं, लेकिन वकीलों, जुडिशरी और लोगों को इसको समझने के लिए थोड़ा वक्त दिया जाएगा। ये कोई एक आसान और छोटी प्रक्रिया नहीं थी। सबसे पहले 2019 में इसके लिए कमेटी बनाई गई, जिसने इस पे काम करना शुरू किया गया। जो राज्य सरकारें हैं, जो यूटी हैं, जो हमारे के न्यायविद हैं, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, जो जो हमारे सदन में गणमान्य सदस्य बैठे होते हैं, वो और नागरिक, सबके इनपुट लिए गए। और ये जो एक कमेटी बैठी, इसने 2019 से लेकर अभी तक 158 मीटिंग्स करी और ये सारी चीजें उसमें इनकॉर्पोरेट करके एक ढांचा खड़ा किया। और सदन के मानसून सत्र 11 अगस्त 2023 में इसको सदन के सामने रखा गया। फिर सदन की एक स्टीयरिंग कमेटी थी, जिसने इसको बहुत अच्छी तरह से देखा और कुछ सुझाव दिए। कुछ चीजें उसने ओमिट करने को कहा, कुछ चीजें ऐड करने को कहा, कुछ चीजों को क्लैरिफाई करने को कहा। उस सबको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया और दिसंबर में इसको दोबारा से सदन के सामने रखा गया। सदन के दोनों सदनों से ये पास हो गया, राष्ट्रपति जी ने इससे मोहर लगा दी और ये बन गया। अब लेकिन जो ये बना है नया, उसमें खास बात क्या है? तो अगर हम एक उसको सिद्धांत रूप में समझें, और जो उस दिन गृह मंत्री ने भी सदन में कहा कि जो पहले वाली जो संहिता थी, पहले वाले जो कानून थे, वो दंड प्रधान थे और अभी वाला जो है न्याय प्रधान है। ऑब्वियसली जो पहले वाला एक उपनिवेशवादी ताकत थी, जो कि दंड देके, डराकर देश के नागरिकों को कब्जे में रखना चाहती थी, लेकिन अभी वाली जो है वो अपने देश के नागरिकों को न्याय दिलाने के हिसाब से व्यवस्था बनाई गई है। और हमारे जो पुराने कानून थे, उनमें ज्यादा जोर इस बात पे था कि जो शासन संबंधी चीजें, जैसे ट्रेजरी है, जैसे रेलवे है, उन चीजों से जिससे अंग्रेजों को यहाँ पर उपनिवेश बनाए रखने में सहायता मिलती थी, उनको ज्यादा तवज्जो दिया गया था, उन पे ज्यादा गौर किया गया था, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। जो नागरिक है और जो शोषित वर्ग हैं, उन पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। मुख्य रूप से ऐसे सुधार करने की कोशिश की गई है जिससे कि जनता को त्वरित और प्रभावी न्याय मिल पाए। देखिए, जो लोग इसके लिए कुछ हद तक पुलिस और जुडिशरी को भी राहत देने की कोशिश करी गई है। जैसे एक छोटी सी चीज है, जो समरी ट्रायल है, समरी ट्रायल का स्कोप 3 साल कर दिया गया। कहते हैं कि समरी ट्रायल का स्कोप 3 साल कर देने से सेशन कोर्ट्स के ऊपर से बोझा काफी कम होगा। बोझ कम होगा तो नेचुरली वहां जो उनका कामकाज, उसकी स्पीड में बढ़ोतरी होगी और वो शायद ज्यादा क्वालिटी डिस्पेंस कर पाए। इसी तरीके से एक छोटी बात और थी, जैसे कि थानों में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, बाहर कबाड़ वाहन खड़े रहते हैं और भी बहुत सारी चीजें अंदर होती हैं जो बाहर से शायद नहीं भी दिखाई देती हैं। वो क्या होती है कि जो केस प्रॉपर्टी कहलाती है, वो होती है। अब केस कितने ही दिन चलेगा, केस प्रॉपर्टी वहां रहती है। उसको एक तो जगह घेरती है, पहली चीज होती है। दूसरी चीज होती है कि उनका रख रखाव, उनका रिकॉर्ड, वो एक अपने आप में काम होता है। उसके रजिस्टर मेंटेन करना, उसकी जो रिव्यू करना, वो सब जो होता है। फिर हम लोग सभी लोग जानते हैं कि वो चीजें बिक जाती हैं। एक भ्रष्टाचार के लिए एक रास्ता मिलता है। इस सबको खत्म करने के लिए ये सोचा गया कि भाई जितनी केस प्रॉपर्टी है, उसकी वीडियोग्राफी की जाए। वीडियोग्राफी जो है वो सेव कर ली जाए और उसके बाद उसको नीलाम कर दिया जाए।
इससे एक तो जगह बचेगी, राज्य की कुछ आय होगी और भ्रष्टाचार का एक छेद जो है एक तरीके से बंद होगा। भ्रष्टाचार वैसे बंद करना उतना आसान नहीं, लेकिन ये एक छोटी सी कोशिश है जो शायद काम आ सकती है। इसके बाद इन्होंने ये किया कि जिस भी अपराध में 7 साल की से ज्यादा की सजा है, वहां उन्होंने कहा कि जो घटना स्थल है वहां पर फॉरेंसिक टीम का जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, और जो जहाँ के जाके वो फॉरेंसिक जांच करके अपनी रिपोर्ट दे। अब इसमें जो हम ये कह सकते हैं कि इतने फॉरेंसिक वाले कहाँ से आएंगे, तो भाई ये बात सरकार में बैठे लोगों ने भी सोची और एक बहुत बड़ा बजट एलोकेट किया गया है, इसको अलग किया गया है, जो कि फॉरेंसिक लैब, मोबाइल फॉरेंसिक लैब बनाने में और ऐसे इंस्टीट्यूट बनाने में, या ऐसे जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनको बढ़ाने में खर्च किया जाएगा जहां फॉरेंसिक की पढ़ाई होती है। अब ऐसे कुछ और छोटे उदाहरण हैं जो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगे, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। वैसे तो पूरा का पूरा कोड ही बदल गया है, 351 उसमें धाराएं हैं, लेकिन मुझे कुछ जो चीजें मैं जैसे सोसाइटी के संग काम करती हूँ, जो मुझे लगा जिनसे कुछ थोड़ा सा चेंज आता दिख रहा है मुझे, मैं उनके बारे में बात करती हूँ। देखिए, जिन लोगों को कभी भी थाने पुलिस से साबका पड़ा है वो जानते होंगे कि एफआईआर रजिस्टर कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो बेचारे सिफारिश लगवाते हैं सिर्फ इस बात के लिए कोई बड़ा आदमी कह दे तो उनकी एफआईआर दर्ज हो जाए। अब इसमें जो एफआईआर दर्ज करता है, यह दोष दर्ज करने से मना करता है, हम पूरा दोष उसको भी नहीं दे सकते, क्योंकि अप्रेजल का सिस्टम क्या है कि कितनी एफआईआर आपके यहाँ दर्ज हुई, ये आधार नहीं है कि कितनी एफआईआर आपने क्लोज करी। एफआईआर दर्ज करना मतलब आपके अपराध बढ़ा दिए गए, मतलब ये है कि कागजों में जो मैनिपुलेट करने की और जो इनकी इवेल्युएशन करने के जो ये तरीके बने थे, इनमें समय सुधार की जरूरत है। उनमें क्या काम होगा अभी मुझे बहुत ज्यादा उसमें क्लैरिटी नहीं आई है, उसमें भी कुछ काम होगा, लेकिन इन्होंने कर दिया है कि एफआईआर कैसे कैसे दर्ज हो सकती है। ओरल एफआईआर, ईमेल एफआईआर और लेटर एफआईआर। ई एफआईआर का तो पहले भी सिस्टम था, तो ये कई तरीके से हो सकती है। एफआईआर में एक चीज जीरो एफआईआर होती है। जीरो एफआईआर में इन्होंने ये कर दिया कि जीरो एफआईआर जिस थाने में लिखी जाएगी उस थाने के अधिकारी का ये कर्तव्य है, ये उसकी ड्यूटी है कि एक टाइम फ्रेम जो सर्टेन दिया गया है उसके अंदर उस जीरो एफआईआर को वहां ट्रांसफर कराए जहां वो अपराध हुआ था या जिस थाने से उस पर कार्रवाई होनी है। मतलब अभी क्या होता था, जीरो एफआईआर, उसके बाद जीरो एफआईआर के आगे कुछ भी नहीं होता था, तो उसमें इन्होंने एक समय सीमा लगाई है। उसी तरीके से उन्होंने क्या किया, एफआईआर से लेके जजमेंट आएगा उससे तब के बीच में उन्होंने स्टेप वाइज एक टाइम फ्रेम बना दिया है। अगर उसको मोटे तौर पे फॉलो करें तो साधारण जो केस होंगे वो 12 महीने के अंदर केस डिस्पेंस हो जाना चाहिए, उसमें जो जजमेंट है, जो उसमें न्याय है वो हो जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इसमें अब निश्चित रूप से कुछ अपवादों के लिए जगह छोड़ी गई है, लेकिन एक एज अ रूल जो है 12 महीने का टाइम दिया गया है। एडजॉर्नमेंट की संख्या भी सीमित कर दी है, उससे भी न्याय जल्दी मिलने में आसानी आएगी। फिर आप लोगों ने निर्भया वाले केस में देखा था कि वो बहुत सारे अपराधी थे, उनको एक साथ मृत्युदंड दिया गया था। तो वो जो वकील था उन लोगों का, अपराधियों का, कहता था कि अभी आप देखिए कितने साल तक मैं इस मृत्युदंड को होने नहीं दूंगा। और वो क्या करता था कि जब एकदम सजा का समय आता उसके पहले एक अपराधी मर्सी पिटिशन लगा देता और फिर उसके बाद उनको सबको एक साथ ही सजा होनी थी, तो वो मर्सी पिटिशन वो खेल रहा था। अब ये एक अलग चीज है कि मृत्युदंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मृत्युदंड का प्रावधान है और अदालत ने मृत्युदंड दिया है तो उस मृत्युदंड को लागू होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कर दिया कि भाई मर्सी पिटिशन जो है वो जजमेंट के 30 दिन के अंदर आपको देना है। मतलब आपको मर्सी चाहिए, 30 दिन में आप डिसाइड कर लीजिए और पिटिशन लगा दीजिए। आप 2 साल बाद उठ के ही नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत दफा होता है कि हो जाती है, सजा हो जाती है, लेकिन लागू होने में लंबा टाइम होता है। तो उसमें वो इंतजार करते रहते हैं कि जब डेट आ जाए, डेट मिलती बड़ी मुश्किल से, अब डेट आ गई और डेट के एक दिन पहले मर्सी पिटिशन लगा के उसको हॉल्ट करते हैं। तो वो एक लूप होल बंद किया गया और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मर्सी पिटिशन जो है वो 30 डेज के अंदर आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके बाद नहीं कर सकते। फिर जैसे एक सिडिशन का क्लॉज होता था, सिडिशन के क्लॉज को उन्होंने हटा दिया, उसका बहुत दुरुपयोग होता था और उसका एक सही से फ्रेम नहीं बना था, जिसको लेके हमेशा सरकार की आलोचना भी होती रहती थी और अदालतें भी मुझे तो लगता है कंफ्यूज ही लगती थी। उन्होंने सिडिशन हटा दिया, बोले कानून ही हटा दिया, लेकिन उन्होंने राज्यद्रोह को अपराध कर दिया है। राज्यद्रोह का मतलब ये नहीं होता है कि सरकार की बुराई करना, मतलब राज्यद्रोह जो है वो शासन के द्रोह से अलग चीज है। बोले शासन, गवर्नमेंट की आप खूब बुराई करिए, उसे खूब गाली दीजिए, जो मर्जी आए करिए, लेकिन आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो भारत के स्वाभिमान पे, भारत की संप्रभुता पे, भारत की सुरक्षा पे किसी तरीके से खतरा है।
उसमें वो कहते हैं कि आप ऐसा कोई प्लान भी नहीं कर सकते, आप ऐसा कोई स्टेटमेंट भी नहीं देंगे और आप ऐसी कोई कोशिश भी नहीं करेंगे। उसको उन्होंने अपराध माना है, उसको अच्छे से डिफाइन किया है और उसको अच्छे से उन्होंने उसपे क्लैरिटी दी है। इसी तरीके से संगठित अपराध है। संगठित अपराध का कोई एक राष्ट्रव्यापी फ्रेम नहीं था। यूपी में गुंडा एक्ट लगता है, कहीं मकोका लगता है और कुछ ऐसा ही गुजरात में शायद जी कोका या कुछ ऐसा ही लगा करता था। उसको उन्होंने सब खत्म करके उसको उन्होंने एक डिफाइन किया, संगठित अपराध क्या है, उसकी क्या सजा होनी चाहिए, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, वो प्रक्रिया बना दी गई है। इस तरीके से आतंकवाद, आतंकवाद में क्या क्या आता है इसको लेके बहुत झंझट होते थे। एनआईए और पुलिस सब नैप करी, पकड़ी, पब्लिक भी बहुत खुश हो गई, अदालत बोली भाई ये तो आतंकवाद में बैठ नहीं रहा है। नहीं वहां पर मतलब एक कानूनी दांवपेच चालू हो जाते थे। उन्होंने कहा नहीं, आतंकवाद को डिफाइन कर दिया, क्या क्या आतंकवाद में आता है और उसमें किस तरीके से प्रोसीजर को चलेगा और केसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद एक जो पहले नहीं हुआ करती थी, एक नई समस्या आ गई, मॉब लिंचिंग की। नेचुरली जब 100 साल से पुराने जो हमारे कानून बने थे तब मॉब लिंचिंग शायद नहीं हुआ करती थी इतनी। अब मॉब लिंचिंग बहुत होने लगी, खासतौर पे जो आतंकवाद इन्फेस्ट एरियाज हैं और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां मॉब लिंचिंग बहुत होती है। तो वो बोले भाई मॉब लिंचिंग को एक अलग से अपराध किया गया, क्योंकि एक आदमी, पहले तो ये होता था एक ने मारा है, समूह ने मारा है, समूह ने मारा, फिर उसमें कुछ हो ही नहीं पाता था। तो अब उन्होंने कहा नहीं, मॉब लिंचिंग इंस्टिगेट कौन कर रहा है, कर कौन रहा है, उसका पूरा उन्होंने एक सिस्टम बनाया और उसको डिफाइन किया है और उसकी सजा निर्धारित करी है। इसके बाद फिर मैं आती हूँ, जो मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी, जो महिलाओं और बच्चों के लिए जो कानून बने उसमें उन्होंने किया है। जैसे एक चीज़ होती है जो नाबालिग के साथ रेप किया जाता है, नाबालिग के साथ जो रेप है, स्पेशली जो बच्चों के संग, इन्फेंट्स के संग होता है वो, और आप किसी को बहला फुसला के लालच दे के ले गए किसी बड़े के संग, उसकी जघन्यता में मेरी नज़र में बहुत अंतर होता है और उसको अलग से डिफाइन नहीं किया जाता है, जाया था अभी तक। तो अब उन्होंने उसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया है और उसमें सजा उन्होंने मृत्युदंड तक कर दी है। फिर इसके बाद एक और चीज़ होती थी, खासतौर पे जो बच्चियों के मामले में होता था, कि माँ बाप केस कचहरी से बचना चाहते थे, बोले उससे बदनामी बहुत होती है। उन्होंने कहा कि अब अ, कोई भी अगर उस जो विक्टिम है ना, उसका अगर नाम उजागर करेगा नाबालिग को, वो कोई अखबार वाला हो, कोई नेता हो, कोई वकील हो, कोई भी हो, अगर ये करेगा तो उसके लिए पहले शायद 2 महीने की बहुत छोटी सी सजा होती थी और उसमें भी काफ़ी लूप होल्स थे। तो उन्होंने उसको एक सीमेंटेड किया और उसकी सजा बढ़ाई है। इससे शायद मुझे उम्मीद है कि जो कचहरी तक पहुंचते थे ये केसेस, उनकी संख्या में इजाफा होगा, कहीं ना कहीं ये डिटरेंट की तरह भी काम करेगा। इसी तरीके से जो रेप के अपराधी होते थे, उसकी जो उन्होंने मिनिमम सज़ा 18 साल रखी थी, तो बहुत से जो लोग थे, जो एक्चुअली ऑन ग्राउंड काम करते हैं, महिलाओं के लिए ऐसे विक्टिम्स के संग काम करते हैं, उनका हमेशा ये कहना था कि जो इतना है समझदार है, जिसको या कह लें जिसके अंदर इतनी वयस्कता है कि वो रेप जैसा जघन्य अपराध कर सकता है, वो बच्चा किस बात के लिए है। दूसरा क्या होता था कि जैसे 20-22 साल का लड़का भी है, उसकी उम्र 18 साल, मैनिपुलेट करना आसान हो जाता था। अब इन्होंने जो रेपिस्ट है जिसको ये पेनलाइज करेंगे, उसकी मिनिमम जो उम्र है वो कर दी है, 16 साल कर दी है। इसी तरीके से एक चीज़ एक नई सामने आई जो पहले नहीं हुआ करती थी, कि लोग पहचान छुपाकर संबंध बना लेते हैं, शादी कर लेते हैं और बाद में पता चलता है ये व्यक्ति वो है ही नहीं जो उसको समझा जा रहा था। तो ये बहुत चीज़ हो सकता है, आप अपना धर्म छुपा सकते हैं, अपना सोशल स्टेटस छुपा सकते हैं, आप ऑल टुगेदर अपनी आइडेंटिटी, नाम छुपा सकते हैं। तो इसको उन्होंने एक विशेष प्रावधान करके इसको उन्होंने अपराध की श्रेणी में रखा है, उसको डिफाइन किया है और उसमें एक सजा दी है जिससे ऐसे ही केस को एक कंक्रीट तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जा सके। अभी तक इसको धोखाधड़ी में लिया जाता था, तो धोखाधड़ी के प्रोविजंस अलग होते हैं, लेकिन ये एक अलग तरह का हीनियस क्राइम है, पहचान छुपा के आप किसी से शादी कर लें, इसको भी उन्होंने उसमें रखने की कोशिश करी गई है। इस तरीके से बहुत से 300 साढ़े 300 से ज़्यादा इसमें क्लॉज है। मैंने कुछ उन चीज़ों के बारे में बात करी जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी। अब लेकिन एक चीज़ और है, मेरा ये मानना है कि जो कानून होते हैं, कानून इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो लागू किए जा सके। कानून को जो लागू कराने वाला था वो चाहे तो उससे न्याय डिस्पेंस कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से ये कानून अंग्रेजों के बनाए हुए थे, हमारी पुलिस और हमारे जो महकमे और हैं, मैं किसी भी महकमे का नाम नहीं लूंगी, कंटेम्प्ट भी हो सकती है, तो ये सब जो है इनका भी तो माइंडसेट वही कॉलोनियल ही था ना। उतने सालों से वो भी तो उसी तरीके से काम करते चले आ रहे थे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे पुलिस हो। तो एक पूरा इकोसिस्टम, जो पूरा माहौल है, उसे ठीक करने की जरूरत है।
मुझे लगता है जिसमें बहुत सालों से बात हो रही है, चिर प्रतीक्षित पुलिस रिफॉर्म्स। अब ये नए कानून आ जाने के बाद इट इज़ हाई टाइम कि पुलिस रिफॉर्म्स किए जाएँ, नहीं तो ये भी कानून उतने ही निष्प्रभावी होंगे, जितने पहले वाले थे। पुलिस रिफॉर्म, जुडिशरी रिफॉर्म और सबसे बड़ी बात ये है कि माइंडसेट में रिफॉर्म। इसकी बहुत ज़रूरत है, इसके बिना ये सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ कि ये सब कुछ देश में होगा, मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। अगले बार फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।